हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं इस क्लास में हर टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये क्लास इंडियन आर्मी जो कि 22 अप्रैल 2024 को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो भारत के वीर जवानों, लगा दीजिएगा अपनी पूरी ताकत। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको फुल विस्तार यानी कि पूर्ण रूप से डिटेल में आपको बताने वाला हूं। एक भी डाउट आपका इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइएगा फ्रेंड्स जल्दी से, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 में। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 108 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लेना है इस क्वेश्चन को। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फीफा वर्ल्ड कप सबसे अधिक बार किस देश ने जीता है? बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये ब्राज़ील है जिसने फीफा वर्ल्ड कप सबसे अधिक बार जीता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते चलना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्राज़ील। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ये फीफा वर्ल्ड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको बताना है जल्दी से। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये भी जो है आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको फुटबॉल बताना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है? दोस्तों, इस क्वेश्चन से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले चलिए ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है? तो ये चैत्य भूमि जो है ये इनकी समाधि स्थल का नाम है। ये जो है आपको याद रखना है। आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, चैत्य भूमि। और फ्रेंड्स, बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। और अभी अभी जो है इनका जन्म दिवस बीता है। इसलिए इस क्वेश्चन के 100% आने के चांस है एग्ज़ाम में फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपके सामने इसे लेकर आया हूँ। और बात करें फ्रेंड्स इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। ये भी आपको जो है याद रखना है। और इन्हें भारतीय संविधान के रचयिता भी माना जाता है, ये भी जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 32 को जो है इन्होंने अपने शब्दों में संविधान की आत्मा माना है, ये भी जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और इन्होंने एक कथन और दिया है कि उम्र जो है लंबी नहीं होनी चाहिए, उम्र ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम कुछ आगे करके दिखा सकें, ये भी इन्होंने ही कहा था। और भारत के प्रथम कानून मंत्री भी यही थे, ये भी जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, बात करें वीरभूमि स्थल की, तो ये राजीव गांधी का स्थल है, ये भी जो है फ्रेंड्स आप सबको याद रखना है। और विजय घाट स्थल जो है ये था लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। और शांतिवन की बात करें तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो मैंने इसमें क्लियर करा दिए हैं। ये सब आपको जो है अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषा के अतिरिक्त दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक भाषा भारत में कौन सी बोली जाती है? तमिल भाषा, बंगाली भाषा, उर्दू भाषा या राजस्थानी भाषा? तो वो दूसरी भाषा है बंगाली भाषा, जो हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाती है भारत में। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बंगाली भाषा। तो फ्रेंड्स, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उससे आप लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि उससे आपके कंपटीशन का पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। और हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे हम
थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात करें 4 दिसंबर की, तो फ्रेंड्स इस दिन हम भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और 8 अक्टूबर की बात करें तो फ्रेंड्स इस दिन इंडियन एयरफोर्स यानी कि वायुसेना की स्थापना हुई थी, तो इसलिए इसे हम 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 30 जनवरी जो है फ्रेंड्स इसे मनाते हैं हम शहीद दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी उनकी, इसलिए इसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास का एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो मैंने पहले भी इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो आपको विदेश की राजधानी भी याद होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं आपके लिए विदेश की राजधानी लेकर आया हूँ, और ये जितने भी 4 पॉइंट हैं मैं इनको एक एक करके कवर कराने वाला हूँ। तो बताइए दोस्तों, इजराइल की राजधानी क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान के बीच भयानक युद्ध की घोषणा हुई थी, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बताइए दोस्तों, इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जेरूसलम। और फ्रेंड्स ये बात करें तेहरान की, तो ये ईरान की राजधानी है, ये आपको याद रखनी है। और बात करें बर्लिन की, तो फ्रेंड्स ये है जर्मनी की राजधानी। और बात करें अंकारा की, तो ये एक तुर्की की राजधानी है। फ्रेंड्स ये सारी राजधानी याद रखनी है आपको एक एक करके। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। फ्रेंड्स ये इजराइल जो है ये एक बहुत ही पावरफुल देश है, ये कई देशों को एक साथ हराने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ये करंट का क्वेश्चन है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 100% चांस है इसके एग्जाम में आने के। तो बताइए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ये है बैडमिंटन से। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बैडमिंटन से। फ्रेंड्स सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को अभी एक पुरस्कार भी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और उस पुरस्कार का नाम है अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्योंकि इंडियन आर्मी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्लास को आप एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए कंप्यूटर का ब्रेन यानी माइंड किसको कहा जाता है? रोम को, रैम को, सीपीयू को, या उपरोक्त सभी को? तो दोस्तों बात करें कंप्यूटर के मस्तिष्क की, तो ये कहा जाता है सीपीयू को। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सीपीयू। और फ्रेंड्स ये रैम रोम जो है ये तो मेमोरी हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। और कभी कभी फ्रेंड्स इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, तो मैं आपको इनकी सारी फुल फॉर्म के नाम बता देता हूँ। फ्रेंड्स अधिकतर इनकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछता है, रैम रोम और सीपीयू की। तो फ्रेंड्स सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। और बात करें रैम की, तो फ्रेंड्स ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फ्रेंड्स ये रैम जो होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि आप कोई कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और लाइट चली जाए तो इसके साथ साथ डाटा इसका मिट जाता है। और बात करें रोम की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और ये एक स्थायी मेमोरी होती है जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और ये अपने अंदर डाटा को काफ़ी समय तक स्टोर करके रखती है, इसलिए जो है इसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके ऑप्शन पर भी एक एक करके चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? सारनाथ में,
लुम्बिनी में, बोध गया में या श्रावस्ती में? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल में एक लुम्बिनी नामक ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, जिसे हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, लुम्बिनी में। और फ्रेंड्स, सारनाथ की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है। और फ्रेंड्स, बोध गया की बात करें तो ये बिहार का एक हिस्सा है बोध गया। यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो एक फाल्गु नदी के किनारे पर खड़ा था। पीपल का वृक्ष, उसी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यदि बात करें श्रावस्ती की तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने जो है अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये सब आपको जो है याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, जो प्रयागराज के आसपास का एक हिस्सा है। वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये क्या पूछा गया है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? एक लोक नृत्य होता है, एक शास्त्रीय नृत्य होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या राजस्थान का? तो ये है तमिलनाडु का। फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको नोट डाउन कर लेना। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, अन्नाईमुडी, राकापोसी या कंचनजंगा? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको। तो ये कंचनजंगा है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। बात करें माउंट एवरेस्ट की तो फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और कंचनजंगा चोटी की हाइट है 8586 मीटर। और बात करें अन्नाईमुडी की तो फ्रेंड्स, ये प्रायद्वीप है जो दक्षिण भारत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो केरल राज्य में स्थित है। और बात करें राकापोसी की तो फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली, मतलब तीव्र ढाल वाली ये चोटी है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये सारी की सारी चोटी आपको जो है अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की राजधानी आपको याद होनी चाहिए ज़रूर, और उसी से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स बताइए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, इम्फाल, अगरतला या आइजोल? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ईटानगर। ये भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। और ये इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है, और अगरतला ये त्रिपुरा की राजधानी है। और ये आइजोल ये है मिजोरम की राजधानी। ये भी आपको जो है याद रखनी है। ये राजधानी हर किसी के याद नहीं होती हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, इसलिए इन राजधानियों को आज की इस क्लास में लाया गया है, जिससे कि ये आपके याद हो जाएं। फ्रेंड्स, एक राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। कावारती जो है ये किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स, संगठन से भी आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन संगठन से। तो बताइए, विश्व व्यापार यानी कि WTO का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? किस जगह पर स्थित है, किस देश में स्थित है? विश्व व्यापार यानी कि WTO का मुख्यालय ये जिनेवा में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिनेवा। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1995 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको जो है याद रखनी है। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि WHO का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो वो भी फ्रेंड्स जिनेवा में ही स्थित है।
ये भी आपको याद रखना है। और उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है तभी मैं आपके सामने इन्हें लेकर आया हूँ। तो बताइए, अगला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? किसने जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम बार प्राप्त किया था? बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने, अमर्त्य सेन ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, या विनोबा भावे ने? तो फ्रेंड्स, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो ये विनोबा भावे हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विनोबा भावे। और फ्रेंड्स, ये हरगोविंद खुराना जो हैं, ये प्रथम चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और बात करें अमर्त्य सेन की, तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो है विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने भारत की तरफ से प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और यदि बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो फ्रेंड्स, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ये भी जो है आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान में उतार लेना है और इनको नोट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीकी है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की, तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जो है अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो बताइए, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो बताइए फ्रेंड्स, किसने कराया था विजय स्तंभ का निर्माण? तो ये राणा कुंभा है, जिसने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स, ये राणा कुंभा ने ये राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बताइए फ्रेंड्स, तो बताइएगा दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदाड़ो से, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है ये वर्तमान में मोहनजोदाड़ो। वहाँ से हड़प्पाकालीन स्थल की नृत्य मुद्रा जो है इस स्त्री की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? तो बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना जो है घटित हुई थी? मीर कासिम के, मीर जाफ़र के, अलीवर्दी खां के, या सिराजुद्दौला के? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी सिराजुद्दौला के, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। तो फ्रेंड्स, सेशन को जो है अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1000 ग्राम या 900 ग्राम? तो फ्रेंड्स, ये होता है 1300 ग्राम। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो बताइएगा फ्रेंड्स, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है ये बुध है,
और कुछ लोग इसलिए इसका राइट आंसर बुध लगा देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। और एग्जाम में अक्सर ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और बाद में बाहर निकलकर अपने क्वेश्चन जोड़ने लगते हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन राइट किए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने जानबूझकर गलत किए हैं, वो पढ़ते नहीं हैं ढंग से और उसका आंसर लगा देते हैं और बाद में जब रिजल्ट आता है तब कहते हैं हमारा नंबर नहीं आया है। अरे भाई, नंबर आता कहाँ से जब कुछ क्वेश्चन आपने उसमें गलत कर दिए हैं और आप उनके नंबर जोड़ रहे हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और तब उसका आंसर दो। तो चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सबसे गर्म ग्रह की। तो फ्रेंड्स, ये जो है मंगल है, जो गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे लाल ग्रह कौन सा है, तब भी फ्रेंड्स आपको मंगल ही लगाना है, क्योंकि लाल ग्रह भी मंगल को ही कहा जाता है। ये भी आपको जो है याद रखना है। और ये फ्रेंड्स, बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ये भी जो है आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, जिस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये सब आपको जो है याद रखने हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कंप्यूटर की भाषा में 1 MB बराबर होता है। तो 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के, 1024 KB के, 1000 KB के, या 1024 बिट्स के? तो फ्रेंड्स, ये होता है 1024 KB के, मतलब किलोबाइट के। कंप्यूटर में जो है 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, यानी कि KB के। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 1024 KB। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सबसे पहले मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था अपने जीवन काल में? पीतल का, कांसे का, तांबे का, या आयरन का? तो फ्रेंड्स, अपने जीवन काल में सबसे पहले मानव ने जो है ये तांबे का प्रयोग किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं और उसका रासायनिक नाम Cu होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में RBC, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, ये बताइए हमारे शरीर में RBC जो है ये कितने समय तक जीवित रह सकती हैं? 80 दिन तक, 120 दिन तक, 90 दिनों तक, या 110 दिनों तक? तो फ्रेंड्स, RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में सामान्यतः 120 दिनों तक जीवित रह सकती हैं। इनका काल जो होता है 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जागृति का जनक डैश को कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय जागृति का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले को, या दादा भाई नौरोजी को? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। और फ्रेंड्स, हमारे भारत के जो है प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। और ये दादा भाई नौरोजी, ये फ्रेंड्स भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है। ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये हल्का सा क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपके लिए होमवर्क है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बताना है आपको कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये भी बताना है आपको कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो। और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि उससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िएगा मन लगा के ध्यान से और छीन लीजिएगा अपना सिलेक्शन यानी अपना हक।